वहीं से आगे बढ़ जाएंगे और कल वाला दोबारा पढ़ा रहा हूं क्योंकि कल ज्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं पाया था मैं। ये समझ में आ गया? सबको क्लियर है भाई? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। कहां पे? यहां? कौन है? किसको दिक्कत है? मैं एक ही बार बताता हूं, मैं दोबारा नहीं समझाता। समझ गए कि नहीं? हाँ, एक बार में समझ में आया तो ठीक। कल मैंने जो शुरुआत करी थी, अच्छा ये बताइए कोई ऐसा तो नहीं जो पहली बार आया है? आप हैं? आप पहले तो दीदी सामने आओ। एक तो तुम भी आओ। तुम क्या को, तुम भी तो यहीं बैठती हो सामने। इधर आओ दोनों लोग। अभी एसी चल जाएगा, एक्चुअली थोड़ा काम हो रहा है इस वजह से। इधर आ जाओ, डायनासोर नहीं है, खा नहीं जाएंगे। आ जाओ, इधर बैठो आके। है सर? सही है। मोटे हो एकदम राक्षस ऐसे सर, वैसे डर लगता है कि नहीं? देखिए, मैंने डायमेंशंस में एक लेक्चर पढ़ाया हुआ है। लगा दो। मैंने डायमेंशंस में एक लेक्चर पढ़ाया हुआ है और उसमें इंट्रोडक्शन दिया था और बेसिक चीजें बताई थी। ठीक है, वो लेक्चर देखिएगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। थोड़ा बहुत आइडिया है? MLT ये सब याद है कुछ? नहीं? जैसे मास की डायमेंशन M लिखते हैं, लेंथ की L लिखते हैं, टाइम की T लिखते हैं, ये सब बातें। और अगर किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला जैसे मीटर पर सेकंड है तो मीटर हो गया L, सेकंड हो गया T। तरह की बहुत मतलब बेसिक सी बातें हैं। कुछ मैं एग्जांपल लेके चल रहा था। चलिए एक काम करते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से एक बार फिर से शुरू करते हैं। ठीक है ना? आप कर चुके हो, मैं दोबारा जानबूझ के बता रहा हूं ताकि जो नए लोग हैं थोड़ा और अच्छे से कैप्चर कर लें चीजों को। मैंने तीन बातें आपको बताई थी। पहली बात क्या थी कि जिस भी क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, सबसे पहले क्या करते हो? उसका जनरल फॉर्मूला लिख दो। ठीक है ना? तो जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, सबसे पहले उस क्वांटिटी का मैंने कहा जनरल। मीडियम आपका कौन सा है, हिंदी इंग्लिश? ठीक है, उस क्वांटिटी का जनरल फॉर्मूला लिखें। ठीक है, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी। उसके बाद मैंने दूसरी चीज बताई थी, जितने भी टर्म्स हैं सबकी यूनिट्स लिख लें। ठीक है, तो राइट द यूनिट्स ऑफ, आपके पास लिखा होगा, दोबारा मत लिखना, ऑल टर्म्स इन द फॉर्मूला। उस फॉर्मूले में सारे टर्म्स की यूनिट आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर V आ रहा है तो उसकी मीटर पर सेकंड आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो जो भी टर्म आ रहा है सबकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट लिख लो। आफ्टर दैट तीसरा जो हमारा स्टेप था, जितनी यूनिट है सबके रिस्पेक्टिव डायमेंशन लिख दीजिए। तो राइट द डायमेंशंस मैंने लिखा डायमेंशनल सिंबल्स ऑफ ऑल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज लिख दो या सबसे बढ़िया लिखिए ऑफ ऑल टर्म्स इन द फॉर्मूला। ठीक है, तीन स्टेप बताए थे मैंने। और कोई इनके अलावा ऐसा है जिसका पहला दिन है आज? आप ही हैं खाली? ठीक। मैंने क्या बोला, जो भी क्वांटिटी लिखो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिखो। उसके बाद फॉर्मूले में जो जो टर्म्स आपको दिखे उनकी यूनिट्स लिख लीजिए। उसके बाद हर एक के डायमेंशनल सिंबल लिख दीजिए।
बहुत छोटा सा आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला बनाया था, याद है? मैं फोर्स ही लिखता हूं। मान लीजिए हमने डायमेंशन नहीं निकाला, वैसे तो निकाल चुके हैं MLT-2, मान लो नहीं निकाला, ठीक है ना? नहीं निकाला तो सबसे पहला स्टेप क्या है? जनरल फॉर्मूला लिखना है। तो हमने लिखा फोर्स का जो सबसे कॉमन फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में कह रहा है राइट द यूनिट्स ऑफ ऑल टर्म्स। यूनिट लिखना है तो एसआई सिस्टम वाली यूनिट पकड़ोगे, एमकेएस वाली यूनिट पकड़ोगे। मास को एमकेएस में क्या दिखाते हो? किलोग्राम। एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही करा। दो स्टेप समझ में आ गए बेटा। तीसरे स्टेप में कहा कि राइट द डायमेंशनल सिंबल, सबके डायमेंशनल सिंबल डालो। किलोग्राम किसको दिखाता है? मास को, और मास का सिंबल होता है एम। ये अलग हो गया। अब मैं फोर्स के डायमेंशंस पर आया। ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटी आप देख रहे हैं हम केवल उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं और कुछ नहीं देखना, ठीक है? किलोग्राम किसको दिखाता है? मास को, मास का सिंबल हो गया एम। मीटर किसको दिखाता है? लेंथ को, लेंथ का सिंबल हो गया एल। सेकंड किसको दिखाता है? टाइम को, टाइम का सिंबल हो गया टी। लेकिन यहां लगा है पावर 2 तो आप यहां भी पावर 2 लगाएं। अब इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, बड़े ही इत्मीनान के साथ में हो जाएगा। इट इज MLT-2। तरीका समझा काम करने का? फिर इसके बाद एक टर्म और अच्छा सा बताया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद है? हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो आइए उस पे आते हैं। तो इसके लिए आपको एक मैंने फॉर्मूला समझाया था कि अगर m1 का मास है और इससे r की दूरी पर another mass is placed of mass m2, तो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी ये बात। ये दोनों एक दूसरे को F का फोर्स देके अपनी तरफ खींचते हैं। मालूम है कि नहीं ये बात आपको? है ना? अब इस फॉर्मूले के लिए न्यूटन ने, इस फोर्स के लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हमारे पास प्रश्न ये था कि हमको G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था। पहला स्टेप याद करो, ये बताया था कि जो भी क्वांटिटी आपको चाहिए उसका कॉमन फॉर्मूला लिख लो। अब यहां ऐसा तो कोई फॉर्मूला अलग से इसके लिए है नहीं, तो हमने G को ही अलग कर लिया, जिसको लिखा F इंटू आर स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो F हो गया आपका G, ना 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 ना, G ही निकालना है। तो G आपका हो गया F आर स्क्वायर डिवाइड बाय M1 M2। पहला स्टेप हो गया। दूसरे में सबका कॉमन फॉर्मूला लिखना था, यूनिट लिखनी थी सबकी। तो मैंने कहा यूनिट चाहो तो तुम ना भी लिखो, दूसरे फॉर्मूले को स्किप कर सकते हो, क्योंकि फोर्स अब हमको डायरेक्ट मालूम है डायमेंशंस में। तो हम आएंगे सीधे तीसरे स्टेप पे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या होता है? MLT-2। आर है ये, एक m इधर आ गया m1 से, एक m नीचे आ गया m2 से। समझ गए? एक m कट गया, फिर ये m जब ऊपर आएगा क्या बनेगा? ये ऊपर आया तो m-1, L1 और L2 कितना हो गया? L3 और T-2। कितना काम कल का था। अभी एक चीज और कल की है, बताओ क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला, याद आया? एप्सिलॉन नॉट दिया था। कितना क्लियर है? लिखना है? लिख लो। सबका अच्छा लिखा तो होगा ये। एक काम करो बेटा, फोन लाए हो? फोन है? फोन निकालो और इसकी फोटो खींच लो, ठीक है?
और घर पे लिख लेना। ब्यूटी प्लस पे ना खींचना, नॉर्मल मोड पे खींचना। ठीक है, ये वाला हो गया। देखो ये भी स्माइल कर रहा है तुम्हारे लिए। फोटो अच्छी आई, बढ़िया एकदम। हो गया। नहीं हमारी नहीं आ रही होगी, हम किनारे हो गए जानबूझ के। चलिए, इतना हो गया। अब आते हैं जरा तीसरे नंबर पे। ये यादें आपकी ताजा होंगी क्योंकि आपने अभी अभी 12th का एग्जाम दिया है, तो कुछ तो याद होगा ही। कितने भी तुम गजनी के आमिर खान हो जाओ, थोड़ा बहुत तो याद रहेगा ही, है कि नहीं? तो अच्छा ये बताओ, जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं, समान तरह के जो आवेश होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं? रिपेल करते हैं ना, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऐसे ही कुछ ज्ञान हमारे पास आया था कूलाम नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। कूलाम ने हमको ये बताया कि जब दो सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे से आर की दूरी पर रख दिए जाते हैं, तो ये एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। और इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया था 100 साल तपस्या करने के बाद। 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इसमें से एक स्पेशल टर्म पकड़ा गया, ये वाला, राइट? इसका नाम होता है एप्सिलॉन नॉट। हिंदी में कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। वो जब पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में आपको, वो एक अलग बात है। अभी केवल इसके नाम से हमको काम है और इसका डायमेंशन निकालना है खाली, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहला स्टेप बेटा क्या होता था? कॉमन फॉर्मूला लिखना। तो हमने इस एप्सिलॉन नॉट को अलग किया, एप्सिलॉन नॉट अलग, तो ये आ गया 1/4π Q1 Q2 F/R², राइट? आप देखो सब कुछ मालूम है, F मालूम है mLT-2, R हो गई दूरी तो L से दिखाओगे। Q1 Q2 नहीं मालूम था, ये भी मैंने आपको समझाया था अलग से। तो इसके लिए हमारे पास क्या ज्ञान है कि हमारे पास करंट की डेफिनेशन होती है Q/T। करंट को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। याद है? दीदी दीदी इधर ध्यान दो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, समझ गए? तो Q को क्या लिखा हमने? IT। अब ये बताओ, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दी थी उसमें करंट इंक्लूड था और उसका सिंबल क्या था? A। याद आया? कुछ कुछ याद आता है पुराना? उसका सिंबल था A और टाइम का तो T होता ही है, तो इसको डाल देंगे AT। समझ गए? तो एक काम क्यों ना करें, इसको पहले डिब्बा दे दें। आप समझिएगा बात, मैं सबके डायमेंशंस लिखने के लिए जा रहा हूं डिब्बे के अंदर। डिब्बे का मतलब ये डायमेंशन डील कर रहे हो। ये क्या है? ये तो नंबर है। क्या इसकी कोई यूनिट डायमेंशन होगी? नहीं होगी। Q1 AT, समझ गया ना? चार्ज ही तो है। Q2 भी AT, FMLT-2, और ये आ जाएगा आपका L2। इसको जब हमने सेपरेट किया, M तो चला गया ऊपर, इकलौता है कहीं से कटे पिटेगा नहीं, तो ये चला गया ऊपर। तो ये मैंने बोला M-1। आगे देखो, एक L1 है, एक L2 है, कितना हुआ? 3। और जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -3, राइट? तो ये आ गया तुम्हारा -3। फिर से देखो, T और T ऊपर मिला के कितने हुए? 2, T²। T की पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना? ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में 2 पहले से था,
प्लस का 2 नीचे से आ गया तो टोटल कितना हो गया 4, तो इट इज टी की पावर 4। एक और बचा, बताओ क्या, एक ए ये हो गया ए स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट? फोटो खींचते जाओ, ये पुराने काम है इसलिए मैं रुकूंगा नहीं, आप घर पे आराम से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? खींच लो फोटो खींचो जल्दी जल्दी। जब आज का शुरू होगा तब मैं थम जाऊंगा। क्लियर हो गया? इतनी सारी बातें समझ गए? एक और तुमको समझाते हैं, अब आज के काम पे आ गए। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम सुना है? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चले ही गए हैं, कूलम्स लॉ की बात कर ही रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों छोड़े? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत बल क्षेत्र, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका विमीय सूत्र अगर किसी ने हमसे पूछा तो कैसे निकालोगे? क्वेश्चन ये डाला, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वैद्युत बल क्षेत्र का विमीय सूत्र ज्ञात करें। यह है, अब इतना समझ गए हिंदी में पूरा, है ना? क्या करोगे? देखिए, जब अननोन क्वांटिटी आए, मुझे भी नहीं पता आपको भी नहीं पता, मान लीजिए, तरीका समझा रहा हूं सुनो। पहला नियम क्या बताया था? कोई एक कॉमन फॉर्मूला सोचिए उससे जुड़ा हुआ, राइट? जैसे एक सबसे प्रचलित फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। याद है? F इज इक्वल टू क्यू ई। ये हमने बहुत फंडामेंटल तरीके से पढ़ा होगा, और ट्वेल्थ में तो भरमार होती है इस फॉर्मूले की, बहुत बार आपके सामने रिपीट हो जाता है कि नहीं? भूले तो नहीं हो ना? ये क्या होता है कि जब किसी, मैं बता देता हूं तुमको, जब जैसे ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, इसकी वैल्यू है सपोज ई। यहां पे क्या हुआ, एक क्यू का एक आवेश रख दिया गया, एक चार्ज रख दिया गया, जैसे ही छोड़ा हमने देखा फील्ड की दिशा में भागा। क्यों भागा? क्योंकि फील्ड की ही दिशा में इस पर फोर्स लगा। प्रश्न आया कितना लगा, तो हमने कहा उसका फॉर्मूला होता है रखा गया चार्ज मल्टीप्लाइड बाय जिस फील्ड में रखा उसकी वैल्यू, तो F इज इक्वल टू क्यू ई ऐसे बना। लेकिन यहां पे हमको बड़ा सिंपल फॉर्म लेना है, तो हम यहां पे लिखेंगे भाई वी नो दैट, वी नो दैट का मतलब हमें ज्ञात है पहले से, कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला पहले से ज्ञात है। अब इसमें E को आप अलग कर लो, तो बताइए E के लिए कॉमन फॉर्मूला तैयार हो गया? पहला स्टेप पूरा हुआ? हुआ या नहीं हुआ? E के लिए कॉमन फॉर्मूला तैयार हो गया, F इज इक्वल टू क्यू ई। हमने अपनी क्लास 12th में पढ़ा रखा है बहुत कायदे से, तो मैंने कहा बेटा यहीं से E को अलग कर लो, तो E के लिए कॉमन फॉर्मूला तैयार हो गया। ये था हमारा पहला स्टेप, जिसमें आपको मैंने लिखवाया था कि सबसे पहले कॉमन फॉर्मूला लिखें, लिख दिया। उसके बाद बोला था सबकी यूनिट्स लिखो, और अगर डायमेंशन पता है तो डायरेक्ट डायमेंशन लिख दो, ये भी बोला था। तो यहां देखिए हमारे पास में डायरेक्ट क्या पता है, डायमेंशंस मालूम, मालूम है कि नहीं? तो अगर ई लिखते हो आप, फोर्स का डायमेंशन डिवाइड बाय चार्ज का डायमेंशन, ये क्या था? MLT माइनस टू, ये क्या है महाराज जी? AT। क्या क्या आएगा? MLT माइनस 3, क्या कहते हो, ये ऊपर जाएगा -1 होगा, तो MLT माइनस 3 और A -1।
समझ गए भाई? तो ये है, इसको लिखो कायदे से। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला, वैद्युत बल क्षेत्र का विमीय सूत्र। करिए। इसके बाद एक टास्क आपको भी देने वाला हूं मैं, पहले इतना लिखिए, इसी का ही है। अब जब स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम कर ही रहे हैं तो 2-3 टर्म निकालेंगे हम लोग, काम आएंगे हमारे काफी। हो गया? लिख गया भाई? आपने एक नाम और सुना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, सुना है कि नहीं? अब अगर मैंने आपसे कहा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तुम्हारा अगला टास्क है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ नाम दिया आपको किसके लिए? इलेक्ट्रिक। अच्छा फॉर्मूला बताओ जरा इसका। फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, याद है कि नहीं? वैद्युत बल क्षेत्र मल्टीप्लाइड बाय क्षेत्रफल। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू जनरल क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अभी सबसे पहले जरा कॉस थीटा के बारे में समझ लो। कॉस थीटा, अच्छा बताइए क्या लगता है ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज होती हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉट, क्या इनमें डायमेंशंस होता होगा? नहीं होता, पक्का नहीं होता, श्योर नहीं होता, कंफर्म लॉक कर दूं? क्यों? क्यों नहीं होता? डायमेंशन नहीं होता ना, वही तो पूछ रहा हूं, क्यों नहीं होता? यूनिटलेस होती है। रुको मैं कुछ दिखाता हूं, पहले इसी को निपटाते हैं, ठीक है? देखिएगा ध्यान से, बड़ा आसान है समझना। ये अगर मैंने थीटा डाला तो जैसे मैंने इसको लिखा परपेंडिकुलर, मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे आप? लंब। ये हो गया हाइपोटेनस, मतलब कर्ण। ये हुआ बेस, मतलब आधार। ठीक है, जब हम साइन और एक एग्जांपल सेट करते हैं अपनी तरफ से, मैंने इसको ले लिया, मान लीजिए मीटर स्केल पे काम कर रहे हैं तो बेस हो गया 4 मीटर, परपेंडिकुलर हो गया 3 मीटर और हाइपोटेनस हो गया 5 मीटर। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, बट ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। मैंने लिखा साइन थीटा, ठीक है? साइन थीटा, पहले तो ये बताओ, साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉट, ये जो 6 क्वांटिटी होती हैं इनके रेशियोज मालूम है आपको? पक्का मालूम है? पक्का मालूम है? पूछ लूंगा, पूछ लें? बताओ। हाँ, ना 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 तुम बैठो, इससे बात हो रही, आप ही से बात करो। हाँ, साइन थीटा क्या लिखते हो? अब हाँ हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा, देखो तुमने याद किया, ठीक है, समझो तुमने याद किया तो बताने में अटके। आज एक चीज समझाता हूं, कभी नहीं अटकोगे, ठीक है?
क्या तुमने लाल बटे कक्का सुना है अपनी भाषा में? उसी से सोच के बता रहे थे। ठीक है, बैठ जा, एकदम परफेक्ट है। दो चीजें होती ना, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, याद है कि नहीं? नहीं, सुनो बताता हूं। सुनो, पहले इसको ना जरा किनारे करें अपन लोग कॉस थीटा को। इधर आओ बेटा, ये है ट्रायंगल। पहले यही समझ लो, बताना तो था बाद में बताता, तो पहले अभी समझ लो। परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया लंब, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, बेस मतलब आधार। जो लोग हिंदी मीडियम में है वो लिखते हैं लाल बटे कक्का। इसका बेसिक मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, लंब बटे कर्ण, ये हुआ साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या हुआ? लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इज आधार बटे कर्ण, मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूं, एंड टेन थीटा इज लंब बटे आधार, राइट। जो इंग्लिश मीडियम में होता है वो होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइड बाय, कोई पाकिस्तान से तो नहीं पढ़ने आया ना, डिवाइड बाय हिंदुस्तान हरा भरा। अभी आप मतलब समझ गए होंगे। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हुआ साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा। अगला आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आ गया कॉस थीटा, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस कॉस थीटा। एंड द थर्ड वन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसका रेशियो आता है tan थीटा। इसका एक वर्जन और भी है, मैंने बोला था अभी पुराने वाले बैच में, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, जैसे नहीं किसी के घर में बाउंडेशन हो गई कि नहीं आज से आपकी सिगरेट बीड़ी शराब बियर सब बंद, धीरे से लड़का लेके आए, पापा बीड़ी पियोगे? पापा इसे कहेंगे हाँ हाँ बेटा लाओ, यही चीज है। समझ गए कि नहीं? खैर, इतनी बात समझ गए। ये क्यों बताया? क्योंकि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा कारण है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा या इनके जो इनवर्स हैं, इनवर्स मतलब समझ गए, कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये सारे डायमेंशन लेस होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीजन समझिएगा। तो मैंने कहा एक छोटा सा एग्जांपल सेट किया जाए। मान लेते हैं अपन लोग कि ये है 3 मीटर की लंबाई, अब आप बेहतर समझोगे, ये है 4 मीटर की लंबाई और ये है 5 मीटर की लंबाई। किसी ने हमसे कहा सर साइन थीटा लिखिए, मैंने कहा ठीक है साइन थीटा लिखता हूं। जैसा कि फॉर्मूला मालूम है हमको, साइन थीटा इज व्हाट? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 3/5 होगा, 3/5 होगा। मैंने लिखा 3 मीटर डिवाइड बाय 5 मीटर, मीटर से मीटर कट गया। आप ध्यान दो, ये केवल एक नंबर बचा जिसकी वैल्यू थी 3/5, तो ये यूनिट लेस हो गया। आप समझो, अगर यूनिट लेस हो गया तो यूनिट से ही तो हम डायमेंशन निकालते थे। अब किसी के पास यूनिट ही नहीं बची तो डायमेंशन कहां से लिखोगे? आई ना बात समझ में? किसी के पास अगर यूनिट ही नहीं बचे, आप चाहे कोई भी वैल्यू लिखो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, हर एक में रेशियो ही तो लोगे। कभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कभी बेस अपॉन हाइपोटेनस, कभी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हर बार क्या लोगे? रेशियो ही तो लोगे। तो ये मीटर अपॉन मीटर तो हर बार कट जाएगा ना भाई, मेरी बात आई समझ में? तो हर बार जब ये कट रहा है तो ये केवल एक नंबर ही तो बचा, राइट? और अगर नंबर बचा तो कैसी क्वांटिटी हो गई? डायमेंशन लेस। मेरी बात आई समझ में? अब यूनिट बची नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन के लिए लिख रहा हूं, वैलिड सबके लिए। मेरी बात समझ गए? साइन के लिए लिख रहा हूं लेकिन सबके लिए मान्य है। इसके लिए दो बातें लिखोगे। पहला,
यूनिटलेस। दूसरा, मात्रक रहित होता है और साथ में विमा रहित भी होता है। ये इतना लिख लीजिए पहले। हो गया? ठीक गया भाई? चले आगे, चले आगे, नहीं पीछे चले। आइए पीछे चलते हैं। ये चीज थी, अब इसको तो हटा दिया, इसके तो पूरा आगे लिखा ही हुआ है आपके पास। अभी ध्यान से सुनना, जो ये वाली क्वांटिटी है, अब आप सब अच्छे से जानते हो कि ये डायमेंशन लेस है ना? विमा रहित है ये। तो अगर फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है तो ई और ए के ही डायमेंशन से आएगा। तो अब हमने काम करना शुरू किया कि जो फाई का डायमेंशन है वो ई का डायमेंशन और ए के डायमेंशन का मल्टीप्लाई होगा। ई का डायमेंशन निकाले हो अभी अभी, ये पड़ा है, दिखा? MLT -3 A -1, तो ये पड़ा है MLT -3 A -1। अब देखो ये ए किसके लिए है? एरिया के लिए है, ये ए एरिया है, समझ गया? मैं लिख देता हूं यहां पे, ऐसा ना हो उसको तो एम्पियर समझ बैठो गलती से। ये ए क्या है? एरिया है। तो एरिया मतलब यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। कोई भी एरिया हो, क्या लिखोगे? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया एल की पावर 2। समझ गए कि नहीं? अब इसको आप रीअरेंज कर लो, एम तो एक ही है तो एम तो इधर आ गया आराम से। L1 और L2 क्या आ गया? L3 T-3 A-1, ये आ गया। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। जल्दी लिखो फटाफट। तो बंद कर दो, अब एसी ऑन हो गया। कर लोगे? बालक खिड़की बंद कर दो जरा उठ के। देखना, ज्यादा झांकना नहीं, वो आगे से हाथ निकल घसीट लेता है उधर। ध्यान दे रहे ना? हाँ ऐसे सही है। मंजुलिका को जानते हो? बुला लेती बाहर। आमी जे तुम्हारे, ऐसे बोलेगी फिर। आ जाओ इधर, आ जाओ। नोट हो गया? चले आगे चलें। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने क्या क्या डील किया? पहले इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा एप्सिलॉन नॉट, ठीक।
उसके बाद क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का नंबर आया, फिर किसका नंबर आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नंबर आया। अब बताओ अगली क्वांटिटी कौन सी होनी चाहिए, गैस करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वैद्युत विभव। ठीक, तो हमारा जो अगला टास्क है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं ऐसे लिखता हूं, इतने में समझ जाओगे। अच्छा बताओ, क्वांटिटी लिख के ऐसे डिब्बा बना दिया, इसका क्या मतलब है, इसकी डायमेंशन निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। और अगर हिंदी में आप लिखना चाहें तो ये है वैद्युत विभव। अब ये बताओ कैसे आएगा, दिमाग लगाओ। कोई कुछ बोला, उससे और आसान फॉर्मूला बताओ। वैसे सही है, मैं नहीं कह रहा गलत है, लेकिन इसके लिए तुमको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन याद करनी पड़ेगी, जो काफी टेढ़ी है, नहीं फिर उसको अलग से निकालोगे। आसान चीज बताओ। आपने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा होगा तो आपने सीखा होगा कि ये वर्क डन होता है, डब्ल्यू से निकल के आता है। और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as work done upon charge। मतलब मेरी बात समझ गए, जो वैद्युत विभव है ये कार्य डिवाइड बाय आवेश से निकल के आता है। लिख सकते हैं आप पहले तो यही, मेरे हिसाब से ये आपको आसान पड़ेगा काम करने के लिए। पता है क्यों आसान पड़ेगा, क्योंकि कार्य यानी वर्क की डेफिनेशन हमारे पास है, इसका डायमेंशन है हमारे पास, चार्ज का डायमेंशन आज एक बार फिर से बताया। वर्क किससे आता था, एनर्जी से आता था। और याद रखने के लिए आसान तरीका सुनो, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, होता है कि नहीं। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क की भी यूनिट क्या होती है, जूल। दोनों की यूनिट सेम है तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। भाई साहब बोलो क्या कहते हो, समझ आए कि नहीं। तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले अलग अलग लिखे। हमको मालूम है कि डब्लू, आपको कल समझाया था, Ml2T-2, याद है। फिर चार्ज, आज फिर एक बार बताएं क्या आता है, AT। समेट दो, क्या दिक्कत है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको V से दिखाओगे और क्या लिखोगे, W का डायमेंशन डिवाइड बाय Q का डायमेंशन, दिस इज Ml2, T-2 डिवाइड बाय AT। इसको अरेंज करो तो क्या आएगा, M सिंगल है, एक ही पड़ा रहेगा, L एक ही है तो L2 ही रहेगा, T-3 A-1, हो गया काम। लिखो, क्या आपको Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला याद है सबको। अच्छा ईमानदारी से बताओ कित्तों को याद है, बस। मेरे प्यारे गजनी के आमिर खानों, अभी तो 12वीं का पेपर दियो कुछ महीने पहले, है भूल गए। नीट में जितने फॉर्मूले थे सबके टैटू बनवा दूंगा तुम्हारे में, याद रखोगे तब तुम। चलो अभी बताता हूं।
Q इज इक्वल टू CV कैपेसिटर में यूज होता था, संधारित्र में, याद आया कि नहीं आया? जिसमें C होता था कैपेसिटेंस, संधारित्रता कहते थे उसको, धारिता। तो अगर जिन लोगों ने लिख लिया है, अगर मैं उनको टास्क दूं कि कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दो, तो क्या आप कर सकते हैं? देखो तुरंत चट से आंसर दे दिया, कितना बढ़िया, एक नंबर। करो, हट जाए क्या? आ रहा है समझ में? निकालो C का डायमेंशन निकालो, देखो कर पाती होगी नहीं। लगाना क्या है? Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q बाय V। Q इज इक्वल टू CV, देन C इज इक्वल टू, आवाज नहीं है इसका मतलब याद नहीं है, मैं लिख के देता हूं, देखो। हम लोग को निकालना है इसका डायमेंशन। ये फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं? Q इज इक्वल टू CV। ये तो याद आया कि नहीं आया? तो C के लिए क्या करोगे? Q बाय V। तो ध्यान दो, जो C का डायमेंशनल फॉर्मूला है, Q का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइड बाय V का डायमेंशनल फॉर्मूला। Q के लिए क्या बताया था आपको? 80। और V हम लोगों ने अभी अभी लिखा है Ml2T-3A-1, यही तो है V। Ml2T-3A-1, तो इसको लिखोगे तुम Ml2T-3A-1। निपटाओ जरा, देखो क्या आता है, कितना आया? M-1 L-2 T4, ये -3 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, एक 1 पहले से है, T4 और A2, ये लीजिए सर, हो गया, डन। समझ आ रहा है? बुकलेट खोलो इसी बात पे। बुकलेट कितनों के पास नहीं है? कल वैसे बंटवा दी थी मैंने, एक आप हो, और 2 3 4 5, अभी काम चला लो, देख के क्लास के बाद अरेंज हो जाएगी, ठीक है? जैसे कल हम लोगों ने एक सवाल पकड़ा था, याद है? सिलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम। पहला क्वेश्चन था, एक भी नहीं है? तुम तो थी कल, तुम्हारे पास तो होना चाहिए। बुला लो उसको, असाइनमेंट को, क्या दिक्कत है? कहाँ है बैग? दे दो बेटा इनका। बस हो गया काम। क्लास के बाद ये वाला दे देंगे तुमको, एक तो काम हो गया, बाकी अरेंज करवा देते हैं, ठीक है? जाएगा आपको। यही है लास्ट में, बिल्कुल आखिरी पेज पर आओ, एकदम लास्ट पेज, और उसके ये वाला, समझ गए ना सब लोग? एकदम आखिरी, और आखिरी से जैसे लास्ट पेज है, ये बुकलेट बंद है आपकी, तो ये फर्स्ट पेज मान लो, तो ये कौन सा हो जाएगा? सेकंड, बस उसके लास्ट के ठीक पीछे वाला। पहला सवाल, इसी को कल अपन लोग डिस्कस कर रहे थे, और फिर माहौल बन गया था। तो सिलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम। तो प्रेशर एंड स्ट्रेस ये समझा दिया था। प्रेशर मैंने बोला था फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। एक बार देख लीजिएगा जो आज पहली बार आए हैं, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स लिखोगे आप MLT-2, एरिया लिखोगे L2। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ML-1T-2। अब जो हमारा स्ट्रेस होता है, ये भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। बात मेरी समझ गए? आप सोच रहे हो कि तो प्रेशर और स्ट्रेस में आखिर अंतर क्या है? मैं इसका पूरा लिख देता हूं नाम।
प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं? स्ट्रेस को ना। प्रेशर और स्ट्रेस में एक बड़ा बारीक अंतर है, फॉर्मूले दोनों में सेम है। हाँ बोल 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 बोल। स्ट्रेस अंदर से होता है। अच्छा, जैसे आप बड़ा परेशान हो कभी, मतलब मैं नहीं चाहूंगा ऐसा हो, लेकिन फिर भी मान लीजिए, आप मान लीजिए कभी बड़ा परेशान है, आप क्या हो गया, दिमाग में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, अभी बात मत करो, कल मिलना आके। ये तो होता है। स्ट्रेस कहाँ हुआ? दिमाग में हुआ, मतलब इंटरनल हो गया। स्ट्रेस कहाँ आया? अंदर आया। प्रेशर बाहर से आता है। जैसे आप यहां आए हो, बहुत से लोग ऐसे होंगे कि बहुत प्रेशर अपने ऊपर फील करते होंगे कि नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, वगैरह 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 वगैरह। घर गए, अब देखो जैसे घर गए, सबसे ज्यादा प्रेशर तब आता है, माँ बाप से नहीं आता, सबसे ज्यादा आता है रिश्तेदारों से, अड़ोसी पड़ोसी। पता लग गए नहीं, और ये साले मौज लेते हैं, सच बता रहा हूं। क्या करते हैं? और आ गए, हाँ आ गए, और कैसी चल रही पढ़ाई? ठीक चल रही। सिलेक्ट तो हो ही जाओगे, है ना, होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन? ऐसे पूछ, मन तो करता है क्या खोलें, हाथ में उठाएं, दौड़ दौड़ के मारे। ठीक, मैंने जो नियम बनाया था आप भी बना लो, हमेशा खुश रहोगे। मेरा नियम तो आज भी है, मैं किसी रिश्तेदार से बात ही नहीं करता, जिसको बात करना है खुद कर लो। सही बता रहा हूँ, शुरू में भुगता मैं, जैसे जब आईआईटी की मैंने तैयारी शुरू करी, भाई छोटे थे, कभी ये चले आ रहे कभी वो, और सबका एक ही प्रश्न, और बड़े पैसे लगा रहे हैं पापा तुम्हारे ऊपर, देख लेना। अबे तो तुझसे थोड़ी ना मांग रहे हैं, मन में यही आता था। एक टाइम ऐसा आया, मैंने रिश्तेदारों से मिलना कर दिया बंद। सीधा मेरा एक फरमान जारी था, घर में कोई रिश्तेदार आ जाए मेरे को बताओ ही नहीं कि कोई आया, बात ही खत्म, हम मिलेंगे ही नहीं। और उसमें सबसे जहरीले इंसान कौन होते बताओ, रिश्तेदारी बताओ, सबसे जहरीला रिश्तेदार कौन होता है? फूफा। सच बता रहा हूं, सबसे खतरनाक जो रिश्तेदार होते हैं वो होते हैं फूफा। नाम केवल दो ये वर्ड का, दोनों में हवा निकलती है, फू फा, लेकिन वो तुम्हारी हवा निकालने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक, मेरे भी हैं, अब तो खैर थे में आ गए। तो अब जैसे आते थे घर, जब स्कूल में पढ़ते थे, मतलब 7th 8th की बात बता रहा हूं, आए कुछ नहीं, नोटबुक देख रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, बड़ा गैप करके लिखते हो। अरे क्या लेना देना भाई तुमसे, बड़ा गैप करके लिखते हो, ठीक से लिखा करो, ये वो कॉपी में पैसे लगते हैं, दुनिया भर की बातें हैं। हम उनको जलाने के लिए क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कोई एक सेंटेंस है, मतलब मान लो मुझे लिखना है राम घर जा रहा था, अब राम घर जा रहा तो पेज में आ गया, अब था की जगह नहीं है, मैं भाई साहब अगले पेज में था लिख के पूर्ण विराम लगा खत्म कर देता था। मुझे पता था आएंगे कॉपी देखेंगे, वही कॉपी सामने धरता था, फिर बोलते थे, मैं एंजॉय करता था। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैंने पिताजी से अपने कहा कि पापा ये लोग जब आए हमको कृपया ना बताए, तो कहते हैं भाई उनके जीजा जी को तो इज्जत देनी ही है, नहीं बेटा कम से कम पैर तो छू लेना। हमने कहा ना, हम मिलेंगे ही नहीं। तो मेरे बारे में एक बात फेमस हो गई कि आईआईटी की तैयारी करते तो इंजीनियर अभी से बन गए हैं ऐसा लगता है, ये तो किसी से बात ही नहीं करते, ना कहीं जाते। सच बता रहा हूँ, मैंने 2 साल प्रिपरेशन करी, 11th और 12th, मैं ना किसी अपने भाई बहन की शादी में गया, वही चाचा मामा ताऊ वाले समझ जाओ, किसी शादी में भाई साहब गया नहीं। मेरे बारे में मैं बदनाम था कि कहीं नहीं जाता है, घमंडी है, ये है वो है। और भाई साहब जिस दिन सिलेक्शन हुआ ना जेई में, यही सारे घर आए और स्टेटमेंट सुनिए। मुझे तो पता था इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी पढ़ाई कर रहा है, ना कहीं आता ना कहीं जाता। अपने बच्चों के देखो, विशाल को देखो कैसे पढ़ता था, कहीं नहीं आता जाता है, और जब तक सिलेक्शन नहीं हो तब तक तुम ही ताने मारते थे हमको। भाई साहब फिर लोग उन्हीं चीजों की मिसाल देते हैं, सच बता रहा हूं। तो ना मैं पहले बात करता था ना आज करता हूं, बातचीत वैसे है लेकिन कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही होते हैं। अब ये प्रेशर डालते हैं, पता है आपको, वजह से आप घर जाओगे, अभी सबसे बड़ी छुट्टी होती है दीपावली में, रक्षाबंधन में होगी पहली छुट्टी, आप जैसे घर जाओगे, सेम सवाल। तो बढ़िया मूल मंत्र बता रहा हूं, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिश्तेदारों से दूर रहो, बस। सबसे सबसे ज्यादा दूरी बनाए फूफा, याद रखना। तो ये एक्सटर्नल बात है, आप समझिए। रिश्तेदार क्या करेंगे, बाहर से तुमको पिंच करते हैं,
तो वो प्रेशर आ रहा है तुम्हारे ऊपर, समझो। अब इसी में कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, नहीं होगा तो ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे, भाड़ में जाए, सब क्या करना है यार, तुम अपनी पढ़ाई करो। ये सब सोचने बैठ गया तो हो चुका सिलेक्शन। देखो एक चीज बताऊं, अकेले भागो रेस में सबसे तेज भागोगे, सबको समेट के भागोगे तो धीमे हो जाओगे। क्यों? एग्जाम्पल दूं, हाईवे पे देखिएगा खाली ट्रक और लोडेड ट्रक, इनकी स्पीड में बहुत अंतर मिलेगा आपको। खाली ट्रक एकदम साए से निकलता है आपके बगल से, इवन तुम डर जाओगे अभी इतनी तेज जा रहा है। लोडेड ट्रक हमेशा धीमे धीमे जाएगा। खाली चलो, सबसे बढ़िया। दिमाग खाली रखो पढ़ाई के लिए, सबसे सही। चलिए खैर, ये बात आ गई एक्सटर्नल, ये बात आ गई इंटरनल। दोनों के फॉर्मूले सेम, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। इसका भी आ जाएगा तुम्हारा ml-1t-2। ठीक है, तो पहले सवाल का आंसर पा गए आप, प्रेशर एंड स्ट्रेस। हाँ, इसमें एक चीज मैं बताने लगा था अपनी तरफ से। मैंने कहा था कि जो मॉडुलस होता है, कौन सा मॉडुलस, एक नाम दिया था यंग्स मॉडुलस, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, याद है? उसकी वैल्यू क्या होती थी? यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। अच्छा, इनका नाम भी बढ़िया था, कितना बुढ़े हो जाए लोग यंग बुलाएंगे। माँ बाप भी बहुत दिमाग लगा के नाम लिखते थे। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताओ जल्दी से। y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन, ये देखो एक नया वर्ड आया तुम्हारे लिए, क्या लिखते हो हिंदी में? प्रतिबल बटे। अब इसमें सबसे पहले तुम डील करो, देखो स्ट्रेस तुम जान गए, तुम डील करो इसको, स्ट्रेन। इसके बारे में कहानी बताता हूं। स्ट्रेन जो होता है, विकृति जो होती है, इसका फॉर्मूला अगर आप यंग के फॉर्म में लोगे तो लंबाई देखोगे तो डेल्टा एल अपॉन एल। अब यार ये बताओ, अगर आप मीटर स्केल पे काम कर रहे हो तो एल मीटर में लिखोगे, तो डेल्टा एल भी तो मीटर में ही लिखोगे, है कि नहीं भाई? अगर एल मीटर में लिखोगे तो डेल्टा एल भी मीटर में लिखोगे, तो मीटर अपॉन मीटर कट गया कि नहीं? तो इसके डायमेंशन ऐसे लिख सकते हो, m0 l0 t0, बात ही खत्म हो गई। क्योंकि किसी की भी पावर अगर जीरो होगी तो वो नंबर किसके बराबर होगा? 1 के। मेरी बात आई समझ में? तो m0 l0 t0, तो ये हो गया डायमेंशन लेस। कैसा? डायमेंशन लेस। स्ट्रेन इज व्हाट? स्ट्रेन इज व्हाट? डायमेंशन लेस। क्लियर है? अब बताओ, ये डायमेंशन लेस है, तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा क्या वही वाई को मिलेगा? करके देख लो। अब किसी ने हमसे कहा कि सर जरा वाई का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के बताइए, तो मैंने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मूला तो है ही है। वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति। अभी स्ट्रेन, पहले तो स्ट्रेस तुम देख लो क्या आया था भाई, बताओ। ये पढ़ा है ml-1t-2, ठीक है ना? तो ये आया तुम्हारा ml-1t-2, ये आ गया तुम्हारा स्ट्रेस। स्ट्रेन में क्या लिखोगे? m0 l0 t0, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो बताओ y का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा क्या आया? ml-1t-2। क्या ये समझ आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी मन में, कोई शंका, जीवन में कोई कष्ट? जीवन के कष्ट तो दूर नहीं कर पाएंगे, बाकी शंकाएं दूर हो जाएंगी। तो ml-1t-2, इतना क्लियर है भैया? समझ में आया? लिख लिया? लिख लो। इसके पहले वाला लिख लिया था? ये सब पूरा पीछे तक लिखा है ना? नहीं, एक सेकंड, ये लिखा है? वेट, ये लिखा है? चलो पहले इसको लिखो तुम, क्योंकि भाई नोट्स बहुत जरूरी हैं, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
लिख गया ये? चले आगे, अब आ जाओ इस पे। हो गया? दूसरा सवाल लगाओ। तुरंत आ गया? करके देखो। दूसरा सवाल, डायमेंशनल फॉर्मूला Ml2T-3 किसका आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला Ml2T-3। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। याद है फॉर्मूला? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। एक काम करते हैं, पावर होता है W/T। W याद है? Ml2 एनर्जी वाला है, याद है कि नहीं? मैंने बोला था Ml2T-2। W भी जूल में होता है और एनर्जी भी जूल में होती है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां आ जाएगा। ठीक है? T मतलब हो गया टाइम, बस काम हो गया तुम्हारा। Ml2T-T क्या आया? राइट? दूसरा भी हो गया। तीसरा, ये तो किया है आज, क्या होगा? M-1L3T-2। कौन सा ऑप्शन? बी फॉर बिल्ली। एबीसीडी सही करो अपनी। बी फॉर क्या होता है? बिल्ली, ये बात। फोर्थ, द, अच्छा ओके समझ गए। द डायमेंशन हुज डायमेंशन इज Ml2T-1, मतलब वो क्वांटिटी बताओ। मैंने कहा ना सवाल ठीक से लिखे नहीं है शायद इन्होंने, हिंदी वाले तो पूरे ही मिस कर गए ये। खैर तुमको समझ में आ जाएगा। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन है Ml2T-1? कौन सा भाई? एंगुलर मोमेंटम। हिंदी में क्या कहते थे? कोणीय संवेग। क्या मैंने निकाल के दिखाया था? बिल्कुल। पहले टर्न की बात है ना, तो चौथे का आंसर क्या आया? डी। पावर अभी अभी किया कि नहीं? बिल्कुल सामने मेरे ख्याल से लिखा भी है, Ml2T-3। पावर भी हो गया। ओहो, ये बताओ, विच पेयर हैज सेम डायमेंशन? जल्दी जल्दी। अच्छा देख लो, 20 सेकंड का टाइम दिया, आप चलो चेक करके बताओ, 20 सेकंड बाद पूछता हूं। रुक जाओ, 20 सेकंड की बात है, तसल्ली कर लो, सांस ले लो। विच पेयर है सेम डायमेंशन? आंसर जानबूझ के नहीं दिए हैं, कृपया पीछे पलटे भी ना। हाँ नहीं है, सही है। क्योंकि अगर आंसर दे देता, चट से पलट लेते धीरे से, अच्छा फिर वही आंसर के बल पे आप सोचते कि कैसे वेरी। सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा हूं? मैंने दिया ही नहीं आंसर, खुद से सोचो कौन सा। पहला, पहले अच्छा इसे बताओ, वर्क एंड पावर क्या सेम डायमेंशन है? यस और नो? नो। डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, ये बताओ तो जाने। पहले दोनों में अंतर समझो। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। रिलेटिव डेंसिटी मालूम है क्या होती है? हाँ, ये डायमेंशन लेस होती। डेंसिटी मतलब हो गया घनत्व, ये होता है M/V। समझ गए होगे भाई सब लोग, हिंदी इंग्लिश वाले सारे। द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, इसका डायमेंशन निकालो तो क्या हो जाएगा? मास के लिए M आ गया, V के लिए आ गया L3। अरे मीटर क्यूब होता है ना V की यूनिट, होता है कि नहीं होता? तो ये आ जाएगा तुम्हारा ML-3। ये तो आ गई तुम्हारी डेंसिटी। फिर आती है रिलेटिव। हिंदी में इसको कहते हैं सापेक्षिक घनत्व या सापेक्ष
चलो ऐसे लिख देता हूं। ये मालूम है क्या होता है? ये होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अभी तुम 4 डिग्री पे मत जाना, वो जब हाइड्रो वगैरह पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम ये याद रखो कि बॉडी का घनत्व, वस्तु का घनत्व डिवाइड बाय पानी का घनत्व। तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है ना, कट जाएगी यूनिट, कट जाएगी ना। तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी है ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, याद रखना ये चीज। यूनिट लेस भी होती है और इसके साथ ही साथ ये डायमेंशन लेस भी होती है। ठीक है, तो पहला वाला हो गया गलत, वर्क एंड पावर। दूसरा वाला डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। तीसरा मोमेंटम एंड इंपल्स, क्या कहते हो? सही है। कैसे? एक चीज बताता हूं, देखो, अगर समझ रहे हो तो कायदे समझो, रटो नहीं, क्योंकि जरूर थोड़ी नहीं यही मिले, है ना। देखिए ऐसा होता है, न्यूटन का सेकंड जो रूल था, न्यूटन का सेकंड लॉ, कोई बताएगा क्या होता है? इक्वेशन नहीं पूछ रहा हूं, कोई ये ना बोलना एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये नहीं। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला था लॉ ऑफ इनर्शिया, याद है, जड़त्व का नियम। ये पहले लेक्चर में इसके बारे में काफी हमने बोला भी था, है ना। दूसरा होता है संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम। उसमें क्या कहते हैं न्यूटन जी? कहते हैं किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स उस बॉडी के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मतलब द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। किसी वस्तु पर लगने वाला बाहरी बल वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। समझ गए? ये था दूसरा नियम, जिसको हम लोगों ने आगे जाके F इज इक्वल टू एम ए के फॉर्म में पढ़ा था। पहले तो तुम वही देख लो, अब बता रहा हूं तो थोड़ा ढंग से देख लो तो तुम्हें याद भी रहेगा। ये आया, तो ये हो गया m डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जिनको याद है वो तुरंत समझ लेंगे कि ये होता है त्वरण, यानी कि एक्सिलरेशन। तभी ये F इज इक्वल टू एम ए प्रूव हुआ था। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको ये नहीं देखना था, हमको देखना था इंपल्स। हिंदी में उसको कहते हैं आवेग। ठीक, इंपल्स देखना क्या होता है। इंपल्स होता है एफ डेल्टा टी, समझते जाना। और तुम अगर देखो ध्यान से, हमको मालूम है कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। एफ डेल्टा टी अलग कर लो तो इंपल्स हो जाएगा वो। तो मैंने डेल्टा टी को इसके साथ भेजा, मैंने लिखा ये हो गया एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। एफ डेल्टा टी को क्या लिख रहे हो? इंपल्स, यानी कि आवेग। ठीक है, किसके बराबर है? अब यार एक बात बताओ, जो डेल्टा पी की यूनिट होगी, डेल्टा पी भी छोड़ो, जो पी की यूनिट होगी वही तो इंपल्स की यूनिट होगी। अब पी की यूनिट कैसे निकाला? पी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये बताया था मैंने आपको ना, फिर भी देख लीजिए। P इज इक्वल टू एम वी, एम यानी किलोग्राम और V मतलब मीटर पर। याद आया? पहले जनरल फॉर्मूला लिखा, फिर उसकी यूनिट लिख डाली मैंने। देखा, 2 स्टेप दिखा दिया आपको। अब तीसरे में सबके डायमेंशन लिखूंगा। किलोग्राम किसको दिखाता है? मीटर को। मीटर किसको दिखाता है? लेंथ को। S किसको दिखाता है? टाइम को। तो इट इज MLT-1। ये हुई कोई बात? बोलो भाई, आई बात की नहीं समझ में? तो जो P की यूनिट वही डेल्टा P की यूनिट, सीधी बात है। नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं? जो P की यूनिट वही उसके डेल्टा की यूनिट ना, वही तो उसका चेंज दिखाएगा। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इंपल्स इंपल्स इंपल्स, पहले पूरा ना, इंपल्स को वैसे L से दिखाते हैं, J से। J होता है इसका स्टैंडर्ड सिंबल, ये। तो इसकी यूनिट अगर मैं डालता हूं मोमेंटम की, तो इट इज MLT-1। बस ये हो गया। अब देख लो क्या है।
मोमेंटम एंड इंपल्स, क्या ये सेम यूनिट लेकर आ रहे हैं? तो यही तुम्हारा आंसर है। लास्ट वाला भी देख लो, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, क्या ये सेम यूनिट के हैं? नहीं है। क्यों? स्ट्रेस था प्रेशर की तरह, स्ट्रेन था यूनिटलेस। क्या कहते हो? अरे याद है कि नहीं? याद है कि नहीं आया? स्ट्रेस किसकी तरह होता था? प्रेशर की तरह। दिखाऊं पीछे पलट के? देखो, भूल गए हो ना? क्यों भाई? अरे भूल गया ये? भूला? आओ दिखाएं। ये स्ट्रेस, इसकी यूनिट क्या थी? ml -1 t -2, और ये किससे मैच करती है? ये मैच करती है प्रेशर से। अब याद आ गया? अब याद आया कि नहीं आया? लिखा था तुमने सारा? पक्का? ठीक। तो ये तुम्हारा स्ट्रेस प्रेशर की तरह हो गया। और स्ट्रेन मैंने क्या बोला था? स्ट्रेन देखो ये है, याद आया? डायमेंशन लेस हो गया। तो क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम डायमेंशन में आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, इसमें तो सब जीरो है। और स्ट्रेस में ये देखो पड़ा हुआ, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। अब क्या आपको सेम डायमेंशनल फॉर्मूले दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रहे। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो और आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला इंपल्स हो गया। डायमेंशंस ऑफ वन और मोर पेयर आर सेम, आइडेंटिफाई। अब ये तुम बताओगे, अब ये आप बताओगे। देख लेना, ऐसा तो नहीं कि कहीं एक से ज्यादा। हम लोग हैं इस समय क्वेश्चन नंबर 8 पर। समझ आ रहा है बेटा? लिख लिया यहां तक? बुकलेट कहाँ है? मिली नहीं है? वहां से उड़ के उसके पास बैठ जाओ। अबे उड़ के नहीं, मतलब ऐसे जाओ, वो तो हम बोल देते हैं। बस्ता किनारे। आज तुम दोनों के बीच से बस्ते की दीवार हट जाएगी। अरे हटा ले बस्ता बीच से पगले। बस्ता, चश्मा, आटे की बोरी सब रख लो बीच में। हाँ। अभी दोनों थोड़ा पास पास आओ। अब सही है, अब आराम से बुकलेट दिख जाएगी। चलिए भाई। भाई ऐसे क्या देख रहे हो? और कुछ थोड़े ना बोलना हो करने को। पगले हो क्या? पास पास आओगे मतलब थोड़ा। चलिए। हाँ भाई, 8वें सवाल का जवाब क्या ए ऑप्शन सही है? टॉर्क याद है? फोर्स इंटू लेंथ बताई थी। टॉर्क याद है? फोर्स इंटू लेंथ बताया था। टाउ। टाउ जी से याद आया होगा बेटा। फोर्स इंटू लेंथ, ये क्या होता था? टॉर्क। मतलब mL t - 2, और ये था L। क्या हो गया? mL2 t - 2, ये हो गया टॉर्क। और दूसरा क्या है? वर्क। वर्क भी लिखते थे हम लोग फोर्स इंटू लेंथ। तो mL t - 2। बाकी आप समझदार हैं। ये लीजिए सर। आप बताइए एंगुलर मोमेंटम और वर्क है क्या? नहीं। एंगुलर मोमेंटम याद है? एंगुलर मोमेंटम देखो क्या था? ये था लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, था कि नहीं था? तो mL t - 1, और ये क्या था? L। तो इट इज mL2t - 1। तो ये हो गया तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। और क्या था? वर्क। वर्क भाई साहब ये बगल में लिखा है, जरा कंपेयर करो, क्या दोनों सेम है? नहीं सेम है, आंसर नहीं होगा ना। उसके बाद तीसरा, एनर्जी एंड यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन किसकी डायमेंशन से मैच करती है? प्रेशर की, स्ट्रेस की। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यंग डायमेंशन हो गया प्रेशर की तरह, और एनर्जी तो तुम्हारे सामने लिखी, और एनर्जी प्रेशर सेम नहीं होते। क्लियर है भाई? दोबारा करूं क्या? बोलो। ठीक। फिर से सुनो। लाइट ईयर एंड वेवलेंथ, ये बताओ है। लाइट ईयर एंड वेवलेंथ, अच्छा ये बताओ लाइट ईयर है क्या? पहले ये तो पता होना चाहिए ना। लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है? लेंथ की है। कोई समझाएगा क्या होता है लाइट ईयर? क्या होता है?
प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय करी गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते, मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज इक्वल टू लाइट ईयर। समझ गए? आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारा जो यूनिवर्स है ना, आपको पता है? अच्छा बताओ पहले, इसका साइज रुका हुआ है, यूनिवर्स समझ गए ना, ब्रह्मांड, इसका साइज फिक्स है, रुका हुआ है, ये घट रहा है या ये बढ़ रहा है? पहले तो यही पता होना चाहिए तुमको। एक्सपैंड कर रहा है। अब ये बताओ किस स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है? नहीं पता? ये 1 लाइट ईयर के ज्यादा की स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है। मल्टीपल ऑफ लाइट ईयर समझते हैं? जैसे 1 लाइट ईयर हम क्या बोलते हैं? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय करी गई दूरी। अब मान लीजिए लाइट की स्पीड को हम 1000 गुना तेज कर दें, तो हम बोलेंगे हमारा ब्रह्मांड प्रति सेकंड उतनी रफ्तार से फैल रहा है। अब आप आइडिया लगाइए कितने भयंकर स्पीड से हम लोग एक्सपैंड हो रहे हैं, है कि नहीं? ये कभी सोचते नहीं होगे तुम लोग, लेकिन ऐसे ही मतलब लाइट ईयर की बात चली तो मैंने बताया आपको। खैर वापस आते हैं, तो लाइट ईयर किसकी यूनिट हुई? लंबाई की, राइट? अच्छा, लाइट ईयर हो गई लंबाई की यूनिट, और वेवलेंथ क्या था दूसरा? वेवलेंथ। ये भी, इसकी भी यूनिट क्या हुई? मीटर। लाइट ईयर की भी यूनिट क्या हुई? मीटर। हुई कि नहीं हुई? तो बस दोनों के लिए डायमेंशन सेम हो गए, तो इसके 2 आंसर हैं, ए और डी। अब भाई साहब एक नया टर्म आया तुम्हारे सामने, कौन सा? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक का नियतांक। ये कैसे आएगा? E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, और आसान बताओ? एच न्यू। ये सबसे आसान है, चलो निकाल के दिखाओ, देखे क्या आता है। E इज इक्वल टू एच न्यू, करो करो। न्यू जानती हो? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, और इसकी यूनिट कितनी होती है? 1/T। समझ गए? चलो कोशिश करो एच निकालने की। देखो इतने में आ जाएगा। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 9। प्लैंक कांस्टेंट पूछा है तो फॉर्मूला हम लगाएंगे E इज इक्वल टू, देखो मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले कॉमन फॉर्मूला लिखना है। H को अलग कर लो, बन गया H का फॉर्मूला, है कि नहीं? तो हमने H को अलग करा, बताओ क्या आया? E बाय न्यू आ गया, ठीक है ना? तो H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू हो गया। अभी सुनना, E हमको मालूम है क्या होता है? ml2t माइनस 2, ठीक है ना भाई? क्या हो गया? ml2t माइनस 2। न्यू की जो यूनिट होती है वो होती प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब t की पावर -1, राइट? प्रति सेकंड t की पावर -1। बस हो गया ना काम इसका? क्या कहते हो? तो ये हुआ ml2t माइनस 1। भाई ऐसा है ना, -2 ऊपर है, ये -1 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -2 में जुड़ेगा तो क्या बचेगा? -1। अभी क्लियर है? नहीं समझ आया? हाँ वो चेहरा बता रहा है। कहां फंसे? यहां से एक बार दोबारा से देखो, अभी दिखा रहा हूं, दोबारा से देखो तुम। ई का समझ में आता है? ml2t माइनस 2, ये अटका है ना? फ्रीक्वेंसी, वेट, फ्रीक्वेंसी को क्या ऐसे लिखते हो? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, ये लिखते हो कि नहीं? अब इसकी यूनिट में जाओ तो क्या लिखोगे? 1/सेकंड, राइट? सेकंड किसको दिखाता है? कैपिटल टी को इंडिकेट करवाएगा। सेकंड याद आ गया? हो गया काम, सब सही है। मैं लेकिन फिर भी ये लिखूंगा अलग से। ये लीजिए मैंने पूरा लिख दिया। लिखते चल रहे हो साथ में? क्यों भाई, लिखते चल रहे हो ना? इसके पीछे वाला लिखा है पूरा? बोलिए। हाँ तब ठीक। अब आता है 10वां, आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली पेयर दैट डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। मतलब वो पेयर आपको छांटना है, वो युग्म आपको छांटना है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है। अलग अलग डायमेंशंस
उसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे, आपको वो पेयर निकालना है। बात मेरी समझ में आ गई? चलो शुरू हो जाओ। अच्छा देखो, अभी अभी ताजा ताजा गरम गरम हम लोगों ने प्लैंक कांस्टेंट निकाला है ना, ये पढ़ा है। समझ गए भाई? ताजा ताजा गरम गरम निकाला है एकदम, प्लैंक कांस्टेंट ml2t-1। और इसके पहले ऊपर देखो क्या पड़ा है, सौभाग्य से यही पड़ा है, आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम ml2t-1, प्लैंक कांस्टेंट ml2t-1, दोनों सेम हो गए। आपको कौन सा निकालने, सेम या अलग? अलग। तो क्या आपका आंसर होगा? नहीं होगा। तो पहला वाला तो निकल लिया। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, दोनों पहले सुनो। हिंदी लिखी बगल में, जड़त्वाघूर्ण और बलाघूर्ण। जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझते हैं, यूनिट क्या होती है उसकी? मैं दिखाता हूं आपको। पहले इतना लिख गया सबका? इतना हो गया? सुनो भाई ध्यान से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है, अब मैं एक नंबर तो नहीं लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा बीटा mr स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये बीटा क्या है? तो बीटा के लिए मैं लिखूंगा बीटा इज अ नंबर, और नंबर में कोई डायमेंशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिंग है, ठीक है? अब रिंग अगर घूमेगी तो ये एक्सेस होगी, इसी के अबाउट ऐसे रिंग घूमेगी इसके चारों तरफ ना। तो ऐसे मैंने एक इंडिकेशन बना दिया कि हाँ भाई ये वाली एक्सेस है, इसके चारों तरफ रिंग ऐसे एक जगह पे घूम रही है, ठीक है? तो रेडियस अगर r है, रिंग का मास यानी रिंग का द्रव्यमान m है, तो इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I होता है, इट इज इक्वल टू mr स्क्वायर। आप अगर कंपेयर करो बीटा mr स्क्वायर से, तो बीटा आपको 1 नजर आएगा, आता है? दूसरा सुनो, इसी रिंग की बात बता रहा हूं। अगर रिंग ऐसी है, मास m और रेडियस r है मान लीजिए, एक्सेस ये हो गई, यानी रिंग अब कैसे घूम रही, इस तरह से। मेरी बात आई समझ में? कोई कड़ा पहने है क्या? कोई है पहने? कोई चूड़ी? हाँ कड़ा मिल गया, लाओ लाओ भाई, पास करो। अब तो वही वाला लेंगे, तुम लेट हो गई। देखिए ये रिंग है, राइट? अगर ये एक्सेस है इसकी, सेंट्रल एक्सेस, दिस वन, ठीक है? और ये रिंग को, दो ही हाथ है यार, एक और होना चाहिए। ये ऐसे मैंने पकड़ लिया, अब ये रिंग ऐसे घूम रही एक ही जगह पे, आगे नहीं जा रही है, एक जगह घूम रही मान लो। अभी बहुत सिंपल फॉर्म बता रहा हूं, समझ गया ना? रिंग कैसे घूम रही है? तो ये जो ऑरेंज वाली एक्सेस है, घूर्णन अक्ष कह सकते हो इसको आप हिंदी में, इसके अबाउट, इसके ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr स्क्वायर। यानी बीटा की वैल्यू क्या नजर आ रही? 1। अब देखो दूसरे केस में एक्सेस बाबूजी ये डाल दी, समझ गए? अब अगर ऐसे एक्सेस डाली है, मान लीजिए रिंग को एक धागे से बांध दूं, तो रिंग केवल एक जगह पे इस तरह से घूम सकती, क्या कहते हो? है ना? तो एक्सेस पलट दी, एक्सेस चेंज कर दी, रोटेशन का तरीका बदल गया। तो पता है इसके लिए क्या आता है? इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हाफ mr स्क्वायर। अब मेरी बात समझ गए? तो देखो सब में mr स्क्वायर कॉमन है, एक और लो, वही रिंग है। ध्यान से समझना। अभी क्या किया पता है? यहां पे कील गाड़ दी मैंने, कील, कील समझते हो? अब ये रिंग को ऐसे पहना दिया, वही बात है। अब इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊं, दिख रहा है आपको रोटेशन? दिखा? ये समझ गए? ये रोटेशन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या लिखोगे? इस बार ये रोटेशन हो रहा है इसके अबाउट, तो ये आई हो गया, तो यहां पे आप आई लिखोगे 2 mr स्क्वायर। बात ये नहीं कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद है, अब बात समझो, मैं ये नहीं दिखा रहा था आपको, मैं क्या दिखा रहा हूं?
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम कभी भी लिखो, जड़त्व आघूर्ण तुम कभी भी लिखो, ये mr स्क्वायर सब में कॉमन रहेगा, बाकी नंबर रहेगा। mr स्क्वायर के अलावा जो भी होगा वो एक नंबर होगा, जो कि डायमेंशन क्या होता है, लेस होता है, राइट। अब इसमें कोई डायमेंशन नहीं होगी, 2 में कहां कोई डायमेंशन होगा, 1 में 1/2 में कहां कोई डायमेंशन होगा, 1 में कहां कोई डायमेंशन होगा, डायमेंशन किसके पास होगा, mr स्क्वायर। अब निकाल दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन, अब निकाल के बताओ, बड़ा आसान है भाई। ये हो गया किलोग्राम, ये हो गया मीटर स्क्वायर, सबके लिए सेम है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर की यूनिट क्या सबके लिए सेम है। अच्छा बताओ, किलोग्राम किसको दिखाता है, कैपिटल एम को, मीटर स्क्वायर किसको दिखाएगा, एल स्क्वायर को। खत्म हो गई ना कहानी इसकी। हाँ जी, तो ये आई बहुत सिंपल है, ml2। और अगर मन में श्रद्धा हो तो ये और लिख देना, थोड़ा अच्छा लगेगा, है कि नहीं। ये बेटा ले लीजिए, ठीक है, ml स्क्वायर या ml2t0, जो आपको अच्छा लगे। सवाल क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। अरे मोमेंट ऑफ फोर्स तुमको बताया था कि नहीं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, वही वर्क सेम आएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क। अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी था, याद आया, यही टॉर्क कहलाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा लिख रहे हैं, लिखो 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 लिखो, यही टॉर्क कहलाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एक बार फिर से हो जाएगा ml2t-2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा तुम्हारा ये ml2t0। आपको ऐसा नहीं लगता कि यही आंसर है क्या, क्यों, क्या कहते हो भाई, यही आंसर है कि नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया तुम्हारा ml2t0 और मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया ml2t-2, दोनों अलग अलग हैं, यही तुम्हारा आंसर है। अच्छा इसके बाद देखो क्या लिखा, वर्क एंड टॉर्क, भाई साहब दोनों सेम है। बोलो, कुछ कह रहे, कृपया इस बात पे अभी अपना दिमाग ना लगाएं, पूरा चैप्टर है मैं पढ़ाऊंगा, ये केवल इसलिए लिखा ताकि आपको mr स्क्वायर से परिचय प्राप्त हो जाए, ठीक है। हाँ, फिर इंपल्स एंड मोमेंटम ये भी सेम ही होते हैं, आपको मैंने प्रूव किया कि इंपल्स किसके चेंज के बराबर होता है, वजिया नहीं आई, इंपल्स किसके चेंज के बराबर होता है, लो भूल गए क्या भाई, रुको। अबे गजनी के आमिर खान को 15 मिनट तक याद रहता था, मालूम है कि नहीं तुमको, फिर 15 मिनट तो याद रखो, उसकी इज्जत तो बचाओ। ये देखो क्या आया, इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो इंपल्स का डायमेंशन किसके बराबर हुआ, मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर। क्या नहीं समझ में आया, कितनों को आई ये बात समझ में, हाथ उठाओ, कितनों को आ गई समझ, हाथ पूरा, ये ऐसे नहीं चाहिए हमको, फुल हैंड रेस करना, बताए दे रहा हूं साहब। हाँ अब सही है, बोला करो फिर, पता है समझ में आया तो बोला करो, तब मजा आता है। खैर यहां तक क्लियर है, ठीक। अब चलिए एक काम करते हैं, शुरू से देखते हैं क्या क्या पढ़ा आपने। कहानी उठाई थी यहां से थोड़ा सा बैक करके, यहां पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसका जनरल फॉर्मूला लिखोगे, फिर उस जनरल फॉर्मूले में सारे की यूनिट्स लिखोगे, फिर लास्ट में क्या करोगे, उन्हीं यूनिट का रिस्पेक्टिव डायमेंशन लिख देना। ये मैंने कहा था हर सवाल में लगेगा। फोर्स का एग्जांपल दिया, बेसिक फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम हो गया एम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एल टी बाय एल अपॉन टी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, एम एल टी -2। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, आगे देखो। फिर मैंने कहा कि भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोबारा आज बताया, ठीक, क्या निकल के आया, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जी को अलग कर दिया, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, जी इधर से काटा, मतलब जी इधर से निकाला, इधर से काट पीट के बराबर किया, फाइनल क्या आ गया, M-1 L3 T-2। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो।
फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स, मैंने आज कई सारे टर्म इलेक्ट्रो के बताए आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मैंने यहां पे एक टर्म निकाला एप्सिलॉन नॉट, इट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता इसका हिंदी में नाम होता है। तो ये किसके बराबर आ गया, 1/4 पाई Q1 Q2 बाय F इंटू आर स्क्वायर। Q1 Q2 ये मैंने यहां पे बताया था, Q का डायमेंशन क्या हो जाएगा 80, तो ये भी 80 ये भी 80, F हो गया MLT माइनस 2, ये हो गया L स्क्वायर, सबको काट पीट के एडजस्ट किया, M-1 L3 T4 A2। क्लियर है भाई? ओके, और आगे बढ़ो। फिर एक बेसिक फॉर्मूला मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला बताई, तो मैंने कहा F इज इक्वल टू क्यू ई इज द बेसिक फॉर्मूला। तो मैंने कहा E को अलग कर लो, ये क्या हो जाएगा F अपॉन Q, तो E अलग हो गया F अपॉन Q, F MLT माइनस 2 Q AT, एडजस्ट किया MLT माइनस 3 A माइनस 1 निकल के आया। क्लियर है? इसके बाद आपको क्या बताया मैंने, फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन, और उसके पहले आपको समझाया था ये कॉस थीटा क्यों डायमेंशनलेस होता है, ये रेशियोज होते हैं, यूनिट सारी कट जाएंगी, इसलिए चाहे साइन कॉस 10 कॉस एक्स से कॉट हो, वो सारे कैसे होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। ठीक है, फिर मैंने कहा इसका बेसिक फॉर्मूला था ई ए कॉस थीटा डायमेंशन लेस हो गया, बचा कौन, ई इंटू ए क्या है एरिया, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट अभी अभी निकाली, सॉरी डायमेंशन अभी अभी निकाला, MLT माइनस 3 माइनस 1, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया L स्क्वायर, एडजस्ट किया ML 3 T माइनस 3 A माइनस 1। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये सारा याद है? चले फिर आगे, फिर यहां से आ जाइए, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने क्या कहा था कैसे निकालोगे, वर्क अपॉन चार्ज से। वर्क पिछले टर्न पे बताया था आपको, ML2T माइनस 2, फोर्स इंटू लेंथ होता है, याद रखना, फोर्स इंटू लेंथ होता है, तो फोर्स MLT माइनस 2, लेंथ L, तो बन गया ML2T माइनस 2, और चार्ज होता है 80, निकाल के डिवाइड कर दो, फाइनल फॉर्मूला आएगा ML2T माइनस 3 A माइनस 1। आगे आ जा बेटा, कैपेसिटेंस संधारित्रता, या इसको शॉर्ट में बोलते हो धारिता, क्या लिखते हो फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाई V, Q हो गया तुम्हारा 80, V हो गया ML2T माइनस 3 माइनस 1, अभी पीछे लिखा था कि नहीं? हाँ भैया आगे बढ़ो, एडजस्ट करोगे क्या आ जाएगा तुम्हारा -1 L2T4 A2। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं? आगे चले फिर, चलिए नेक्स्ट। फिर मैंने कहा प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, अभी हम लोग क्वेश्चन में आ चुके थे, है ना? तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है MLT माइनस 2 L2, एक L से उड़ गया, बचा क्या ML माइनस 1T माइनस 2। मैंने कहा इसी की जैसे होता है स्ट्रेस, बस ये अंदर की घटना है, ये बाहर की, राइट? डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का सेम होगा। फिर यहां से आ गए थे हम लोग यंग मॉडुलस पे, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल बटे विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस आता है तुम्हारा ML माइनस 1T माइनस 2, स्ट्रेन के लिए मैंने यहां पे बोला चेंज इन साइज, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, M से M कट गया, तो इसके डायमेंशन है M0 L0 T0, मतलब ये कैसा हो गया, डायमेंशन लेस। उसके बाद आ गया यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला Y का, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दोनों के डायमेंशन रख दी, तो मैच हो गया Y का डायमेंशन स्ट्रेस के डायमेंशन के साथ में। क्लियर है भाई? बोलो, समझ आया कि नहीं आया? इधर आ रहा है? चलो और इधर आ जाओ। फिर मैंने कहा पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ये सब क्वेश्चन डिस्कशन चल रहे थे अपने। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है एनर्जी का डायमेंशन, दैट इज ML2T माइनस 2, T हो गया T यानी कि टाइम। उसके बाद ये एक से काट देगा, काटेगा नहीं बल्कि जुड़ जाएगा, तो ये आ गया ML2T माइनस 3। फिर इसके बाद आती है डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी की बात, एक सवाल में उठी थी, मैंने कहा डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो हमने लगा दिया L क्यूब, तो ये बना ML माइनस 3। क्लियर है भैया? उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी, मैंने कहा बॉडी का घनत्व डिवाइड बाय पानी का घनत्व कितने डिग्री पर, 4 डिग्री पर। मैंने कहा अभी फिलहाल भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या याद रखोगे, बॉडी की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी, तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, मीटर पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब कट गया, तो क्या हो गया ये, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। इतनी बात समझ गए? तो सवाल शायद ये था कि डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के डायमेंशन को कंपेयर करना था, सेम है कि अलग है, यही था ना? ओके नेक्स्ट, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो हमने मोमेंटम की बात करी थी, तो मैंने कहा था न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वो होता है F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और यहां से हम लोगों ने डेल्टा V अपॉन डेल्टा T को अलग करते हुए F इज इक्वल टू ma सबसे पहले सीखा। उसके बाद क्या किया, इंपल्स पर आना था, तो मैंने कहा F डेल्टा T वाली जो क्वांटिटी होती है ये होती है इंपल्स, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, आवेग। समझ गए कि नहीं समझ गए? हिंदी में कहते हैं आवेग, तो F होता है डेल्टा P बाय डेल्टा T, F डेल्टा T अलग कर लिया, यही तुम्हारा इंपल्स है, यही आवेग है, जो कि चेंज इन
मोमेंटम के बराबर होता है। चेंज इन मोमेंटम यानी मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखो पहले फॉर्मूला लिखा, फिर यूनिट लिखी, उसके बाद डायमेंशन लिख दी। वही पुराने 3 स्टेप, याद है कि नहीं? उससे बाहर नहीं जा रहा मैं। तो किलोग्राम हो गया, इसको मीटर को दिखाता है, सॉरी किलोग्राम मास को दिखाता है, मीटर लेंथ को दिखाता है, सेकंड टाइम को दिखाता है। फाइनल क्या आ गया? mlt -1। मैंने कहा जो p का डायमेंशन है वही तुम्हारा डेल्टा p का डायमेंशन, और वही किसका डायमेंशन हो गया? इंपल्स का। क्लियर है? वही डायमेंशन किसका हो गया? इंपल्स का। फिर आते हैं इधर, हम लोग को चर्चा करनी थी ताऊ जी के बारे में, याद है कि नहीं आया? तो टाउ के बारे में चर्चा करनी थी, तो ये हो गया फोर्स इनटू लेंथ, राइट? फोर्स हो गया mlt -2, लेंथ हो गया l, तो क्या आ गया? ml2t -2। ध्यान से देखो, एनर्जी से मैच करेगा, वर्क से मैच करेगा, याद रखिएगा सारी बातें। तो ये वर्क को कंपेयर किया, ये भी आता है तुम्हारा ml2t -2। तो दोनों के डायमेंशन यहाँ पे सेम निकले थे। फिर बात आई थी एंगुलर मोमेंटम की। मैंने बोला था लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो लीनियर मोमेंटम अभी भी थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना? mlt -1, लेंथ तो l हो गया, तो ये हो गया ml2t -1। फिर उसके बाद प्लैंक चाचा के लिए काम किए थे, याद आया? प्लैंक के लिए काम किए थे हम लोग, तो क्या फॉर्मूला था? इज इक्वल टू एच न्यू, एच को अलग कर लिया, ई बाय न्यू से। ml2t -2 हो गया ई न्यू। न्यू के लिए मैंने सिखाया था प्रति सेकंड, 1/सेकंड, याद आया? तो 1/सेकंड तो ये कितना आ जाएगा? t की पावर -1। वो नीचे लिखा है, ये उड़ के ऊपर आएगा तो t की पावर 1 बनेगा। ये -2 है, इसमें 1 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? पावर -1। तो h का क्या आ गया? ml2t -1। क्या इतनी बातें समझ में आई? लास्ट पेज, लास्ट पेज में आता है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज जड़त्व आघूर्ण। मैंने कहा रोटेशन पे बेस होता है ये टर्न पूरा, तभी तो रिंग घुमा के दिखाई थी आपको। उसके बाद जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है बीटा इंटू mr स्क्वायर। बीटा के लिए मैंने बोला था इट्स सिंपली अ नंबर विच इज डायमेंशन लेस। क्या कहते हो भाई? कि ये एक नंबर होता है जो कि डायमेंशन लेस होता है। मेन यूनिट यहां से आएगी, मेन डायमेंशन आएगी यहां से mr स्क्वायर से। मैंने कहा था रिंग है, रिंग को बिल्कुल इस एक्सेस के अबाउट ऐसे नचा दो, कितना आएगा? mr स्क्वायर। बीटा कितना हो गया? 1। अरे इतना बड़ा 1 कहां होता है? ऐसे ही समझ जाओ, यहां कुछ नहीं लिखा तो क्या मानते हो? 1। सही है कि नहीं भाई? उसके बाद मैंने कहा रिंग को फ्लैट रख के एक्सेस ऐसे घुमाओ तो रिंग ऐसे घूमेगी, तो बीटा कितना हो गया? 1/2। फॉर्मूला आ गया हाफ mr स्क्वायर। काम की बात क्या थी? फिर मैंने कहा था यहां एक कोने में कील गाड़ के रिंग लटका के ऐसे घुमा दो पूरा, तो इसके लिए कितना आया था? 2mr। उसके देखो फॉर्मूले याद नहीं करने अभी आपको कोई भी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए तो केवल इतना याद रखना कि उसकी जो यूनिट होती है वो mr स्क्वायर ही डिसाइड करता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो mr स्क्वायर तीनों में सेम था। मैंने कहा चल भाई यूनिट लिखा जाए, तो m यानी होगा किलोग्राम, r हो गया मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये हो गया इसकी यूनिट। किलोग्राम किसको दिखाता है? m को। मीटर स्क्वायर किसको दिखाएगा? l स्क्वायर को। समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैंने कहा थोड़ा सा इसको सम्मान दे दो तो क्या बनेगा? t की पावर 0 बगल में बन जाएगा, तो मैंने बोला ml2t 0। यहां तक पढ़ा है, बोलो कोई दिक्कत? ऐसे मजा नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी जीवन में, कोई कष्ट, मन में कोई शंका? हाँ ये हुई कोई बात? चलिए कल मुलाकात करते हैं। ये ले लो तुम, एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा जितना आज पढ़ाया है, क्योंकि कल इसके आगे बढ़ना है, राइट? तो जितना है सब रिवाइज कर लेना।